हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो सेबी का नोटिफिकेशन तो आ गया है, बट हम कितने प्रिपेयर्ड हैं? आई थिंक सेबी वाज अ ब्लेसिंग फॉर अस व्हेन इट केम ऑन अप्रैल 10th। वी गॉट अ लॉट ऑफ टाइम यार, वी गॉट अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब 10 जून तक हमें 2 महीने कंप्लीट मिले थे और उसके बाद अभी ये एक्स्ट्रा टाइम है, मैं बोलूंगा ये बोनस है। बट मेनी ऑफ अस डिडंट डू एनीथिंग इन द इनिशियल 60 days के देखेंगे जब आएगा अभी इलेक्शंस आएंगे। आई मीन दैट्स द यूजुअल, आई मीन ह्यूमन एटीट्यूड। आपकी गलती नहीं है, उससे लड़ने के लिए बहुत दम चाहिए। बट एनीवेज, व्हाट इज डन इज इट इज इन द पास्ट। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट 75 days। हाउ कैन वी नाउ rise from the ashes and try to clear this exam if we are preparing for this। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो इसमें आप कूद जाओ, वो बिल्कुल आग में गिरने वाली बात होगी। So what can be the plan for next 75 days? सबसे पहले why 75 days? Because there is a very usual logic which is given कि यार phase 1 में तो if I see phase 1 आपका है 27 जुलाई को, so we have hardly, I would say, 45 days for it, but I will not consider this because we are not running a sprint. It's a marathon of 75 days, I would say, because our phase 2 is on 31st August. So I would always consider my time for 31st August because I can plan my studies better. और फेज 1 क्लियर करना आसान नहीं है, बट बहुत मुश्किल भी नहीं है। आई थिंक इवन इफ यू कवर 60-70% ऑफ योर सिलेबस और बाकी थोड़ा बहुत देख जाओ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल दैट, यू कैन स्टिल क्लियर फेज 1। तो अगर आप सिर्फ 27 जुलाई को टारगेट करेंगे and trying to do everything by 27th of July, you might be in a pain or you might end up nowhere because आप सिर्फ चीजें कर लेंगे बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी। तो एक पूरा प्लान लेके चलिए, इसीलिए मैंने इसको 75 डेज प्लान बोला है कि हम 31st अगस्त का टाइम कंसिडर करेंगे। नाउ इज इट पॉसिबल टू डू इट इन 75 डेज? आई वुड बी वेरी क्लियर दैट इफ यू हैवंट स्टार्टेड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी करनी है। इफ यू टेल मी दैट सर मैंने तो कभी क्वांट रीजनिंग भी नहीं पढ़ा है, आई मीन इशू टफ है आपके लिए। मतलब अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, क्वांट रीजनिंग नहीं पढ़ा चल जाएगा, बट क्वांट रीजनिंग भी नहीं पढ़ा है, कॉमर्स बैकग्राउंड भी नहीं है, मैंने तो कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं दिया है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी मुझे नहीं पता क्या होती है, देन इट इज गोइंग टू बी टफ। सो दीज आर द 3 एरियाज एंड आई एम एज्यूमिंग दैट दिस इज द मेन एरिया यू वांट टू स्टडी। अगर किसी का ये बैकग्राउंड है वो तो आराम से तैयारी कर सकता है, चाहे ये चीजें उसने ना की हो। बट अगर आपका ये बैकग्राउंड नहीं है और क्वांट रीजनिंग भी आपको नहीं आता, इंग्लिश भी आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़नी है, देन आई वुड से दैट टेक योर टाइम एंड गो अवे फ्रॉम दिस एग्जाम। लेट्स प्रिपेयर फॉर सम अदर एग्जाम। Exams will keep coming. It's better to prepare on some base level so that then we can give a set of exams. तो ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने एटलीस्ट क्वांट रीजनिंग कर रखा हो या फिर कॉमर्स का ही बैकग्राउंड हो, फाइनेंस का बैकग्राउंड हो। फॉर देम आई वुड से इट्स फिजिबल टू डू। बाकी द लॉट ऑफ फैक्टर्स, आई वुड से इफ इट इज समथिंग, अगर मैं 4 चीजें बोलूं विच कैन हेल्प यू गेट सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम राइट नाउ, चाहे आप शुरू से कर रहे हो चाहे आपकी बहुत तैयारी है, सिलेक्टिविटी ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। आई मीन आप सारा कर नहीं पाओगे, एंड बाय सिलेक्टिविटी आई डू नॉट वांट टू से कि आप बिल्कुल कुछ टॉपिक्स को छोड़ दो। रीड एवरीथिंग बट देन फोकस ऑन सर्टेन थिंग्स और रिवाइज सर्टेन थिंग्स मोर एंड मोर विच आर मोर यूजुअल टू कम इन द एग्जाम। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, अगेन आई डोंट वांट टू से कि कुछ टॉपिक्स पढ़ो ही मत, क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दो, बट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हियर व्हाट आई मीन टू से इज कि आप कुछ टॉपिक्स को अभी क्वालिटी पे कर लो टिल फेज 1, leave other topics to be done after phase 1 rather than doing everything before phase 1 and ending up nowhere, which I was telling you earlier. Practice over knowledge, this is very very important, which most of the people do not understand. You will gain knowledge by reading all these subjects, but the real question comes that would you be able to solve questions in the exam when you have to do time management, when you have to manage your anxiety, when you have to certain times do a guesswork or go with your intuition. All these things you will not learn till the time you practice more and more MCQs. और कई बार होता है कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी MCQ करते हैं तब कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है, till that time we are not clear about that concept. तो नॉलेज जरूरी है बट गिव इंपॉर्टेंस टू प्रैक्टिस। आई वुड से प्रैक्टिस इज अबव नॉलेज फॉर दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स वेयर एग्जाम्स आर MCQ based. Positive thinking is very important because if you keep doubting yourself, it is just going to ruin your result. So हो ना हो वो एक दूसरी बात है, there are a lot of factors involved, but if you can increase your chances, the one of the ways to positively think about your preparation and not at all think about your result. So these 4 things, these 4 factors
इसको अच्छे से समझो, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एलैबोरेट इन दिस वीडियो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Now, is this plan separate from the crash course or the live class plan that we have shared? We have started a crash course which is running from 16th June to 24th of July. उसमें प्लान अलग है क्या? बिल्कुल अलग है, बिकॉज दैट इज द वन विच इज बीइंग डन थ्रू टीचर्स. असिस्टेड प्रिपरेशन है, टीचर्स का एक अलग पढ़ाने का तरीका है, सो हमने एक अलग तरह का शेड्यूल बनाया है. द शेड्यूल विच आई एम गिविंग हियर इज बेसिकली फॉर सेल्फ प्रिपरेशन आई वुड से. तो कंपोनेंट वाइज स्ट्रैटेजी सेम रह सकती है, बट दी order and all will change here, and that would be different in our crash course because वो एक totally different environment में हो रहा है. So आप बिल्कुल इसको उससे compare मत कीजिएगा. So ये मेरे हिसाब से overall plan है. Easy नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत 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 मुश्किल होगा. तो अगर आप एक faint hearted हैं तो आप इसको बिल्कुल मत कीजिए, आप आराम कीजिए, अगले सेट ऑफ एग्जाम्स की तैयारी कीजिए. So 16 June to 18 June, we need to focus on management and costing. Almost 5 days for management, 8 days for costing. क्या काफी रहेंगे? ऑप्शन ही नहीं है, सोचो ही मत काफी रहेंगे या नहीं. 29 June to 11 जुलाई हम क्यूआरई करेंगे वीकेंड्स पे और थोड़ा बहुत वीकडेज पे. कंपनी लॉ को 5 दिन में निपटाएंगे, फाइनेंस को 8 दिन में निपटाएंगे. अगेन होगा नहीं, मुझे नहीं पता, करना पड़ेगा. 12 July to 17 July, we will mainly focus on GA for 3 months. This is something very very important. I'll tell you what to read here. इकोनॉमिक्स का हम कुछ सेलेक्टेड करेंगे, पूरा इकोनॉमिक्स तो मेरा नहीं होगा इस टाइम में, और मैं 2 मॉक टेस्ट दूंगा. दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर मॉक टेस्ट सो दैट इन द लास्ट 10 days यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर डेफिशिएंसीज. 17 to 26 जुलाई वी वुड बी डूइंग रिवीजन व्हिच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यूज में जैसा बताया, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट नॉलेज. और हम थोड़ा सा पार्ट अकाउंट्स का करेंगे. अगेन द सिलेक्टेड वन पूरा नहीं कर पाएंगे, और जो इकोनॉमिक्स का और अकाउंट्स का पार्ट हमारा रह जाएगा, दैट कैन बी डन एज रिमेनिंग टॉपिक्स आफ्टर फेज 1 हियर. ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी फेज 1 के बाद करेंगे along with some more MCQs and mock test. So this is the overall plan. अब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि इनको कैसे पढ़ना है और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है. So if I start with management, which I have actually given 5 days, management का सिलेबस ज्यादा नहीं है. यह बेसिकली जनरल मैनेजमेंट, HRD, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन. अब ये 5 दिन में किया जा सकता है. अगर आप 5 घंटे मैनेजमेंट पढ़ें, 25 घंटे में किया जा सकता है. थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा दैट व्हेन यू रीड लॉट ऑफ थिंग्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट माइट फील लाइक यू आर नॉट एबल टू रिटेन इट, बट आई एम श्योर व्हेन यू ट्राई टू डू MCQs यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 50-60%. बाकी थोड़ा सा एफिशिएंसी और मार्क्स इंक्रीज होंगे व्हेन यू डू अ शॉर्ट ऑफ रिवीजन लेटर. ठीक है, तो इसमें सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट में मैं बोलूँ तो दे आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द रोल्स ऑफ मैनेजर. जो ये है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में. ठीक है, और HRD का जैसे कि सिलेबस बहुत थोड़ा है. कॉन्सेप्ट ऑफ HRD एंड गोल्स ऑफ HRD, जस्ट डोंट गो बाय इट. यहाँ पे हमें ट्रेनिंग, अप्रेजल्स सारा पढ़ना रहता है. और मोटिवेशन में भी यहाँ पे सिंपल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन लिखा है. देयर इज नो क्लैरिटी, बट आई वुड से कि सारी थ्योरीज को थोड़ा थोड़ा देख लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक. और अगर टफ क्वेश्चन आता भी है, आई मीन यू आर एट पार इवन इफ यू लीव इट, बट इजी क्वेश्चन छोड़कर आप एक स्टेप पीछे चले जाते हैं. तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सारा पढ़ना है. एंड डू प्रैक्टिस लॉट ऑफ MCQs इन मैनेजमेंट, बिकॉज दिस इज वन सब्जेक्ट दैट व्हेन यू रीड इट यू फाइंड इट रियली इजी, डूएबल, कि हो जाएगा. But when you start solving questions, they seem to be very confusing to you. तो पढ़ लो, रिवाइज कर लो, but MCQs बहुत अच्छे से कर लेना. And MCQs are a good way to revise your management part. If I come to costing, so we have allotted actually 8 days to costing. Is it possible to do costing in 8 days? Again, option ही नहीं है, मैं हाँ या ना तो बोल ही नहीं सकता. अब costing is a bit technical subject, which can actually be टफ इन सर्टन एरियाज. बट कॉस्टिंग में मैं सबसे पहले बोलूं तो आपको स्टार्ट किससे करना है? लीन सिस्टम एंड इनोवेशन. अब लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये यूनिट इज नॉट रिलेटेड टू योर फर्स्ट 3 यूनिट्स. इट्स एन इंडिपेंडेंट यूनिट विच कैन बी स्टडीड एनी टाइम, एंड इट्स वेरी इजी. इट हैज नो न्यूमेरिकल्स, इट हैज बेसिक थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच कैन बी कवर्ड जस्ट इन 1 डे और इवन लेस देन 1 डे आई वुड से. तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, लीन सिस्टम और इनोवेशन को. इन पे MCQs प्रैक्टिस कर लीजिए. आई एम श्योर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन अगर यहां से आते हैं, आप मतलब 3 में से 2 कर लेंगे, एंड दैट्स अ रियली गुड रेशो. अगर आप एक चैप्टर 3-4 घंटे में पढ़कर वहां पे 4-5 नंबर ले लें,
तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी. आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. देन इफ आई गो टू द फर्स्ट यूनिट, ये बहुत बेसिक है. हियर वी जस्ट टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Here you will actually study some trivial information as in what are the different types of cost, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे डिफरेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे. और इनमें से ना बहुत सिंपल सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं विच एट टाइम्स पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑल दीज टर्म्स जो यहाँ पे आप टर्म्स पढ़ेंगे छोटी छोटी इस यूनिट में, वो बहुत कंफ्यूजिंग है व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग एमसीक्यूज. तो उसको अच्छे से कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना. यू विल गेट एन आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. जो दूसरा यूनिट है इसमें ये सारे बेसिक हैं, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग. ठीक है, ये आप कर लेंगे, मुझे पता है. कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, थोड़ा सा टफ हो जाता है यहाँ पे. बट प्रोसेस कॉस्टिंग इज समथिंग विच इज वेरी मच न्यूमेरिकल ओरिएंटेड. यहां से क्वेश्चन आना ही आना है न्यूमेरिकल. तो प्रोसेस कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स हमें अच्छे से करने हैं. ठीक है, और कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर्स कुछ खास नहीं है. तो प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपका टाइम लेगी, बाकी आप जल्दी कर लेंगे. थर्ड यूनिट, अगर एक यूनिट है जहां से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके एग्जाम में कॉस्टिंग में, वो ये वाला यूनिट है. स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल. स्टैंडर्ड और मार्जिनल में से बहुत सारे आएंगे, मैं बार बार बता रहा हूं. और अभी हम सब जानते हैं कि आपका टाइम 40 मिनट से 90 मिनट हो गया है फेज 2 पेपर 2 में. तो इसका रेपरकशन, एक पॉसिबिलिटी है कि आपके क्वेश्चंस 50 रहे, बट दे जस्ट लेवल अप योर एग्जाम. दे पुट मोर न्यूमेरिकल्स, दे पुट यू सम कॉन्सेप्चुअल ट्रिकी न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कर लेना. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग. अगर यहाँ पे होल्ड बन गया, यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन कॉस्टिंग. एंड इन द फर्स्ट यूनिट आई सेड सीम्स वेरी इजी बट द क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी. डू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल गेट एन आइडिया व्हाट आई एम सेइंग. और फोर्थ यूनिट तो है ही केक वॉक, इसको मत छोड़िएगा. सो दैट वाज अबाउट माय फर्स्ट 10-12 डे प्लान. नाउ मूविंग ऑन टू दी 29 जून टू 11 जुलाई. तो यहाँ पे आपके 2 वीकेंड आएंगे भैया. इसमें थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करो, क्वांट के मॉक टेस्ट दो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो 50-60, या डेली भी आप टाइम लगा सकते हो. अपार्ट फ्रॉम वीकेंड्स यू कैन से स्पेंड 60 मिनट्स डेली ऑन क्वांट एंड रीजनिंग and do it through reverse engineering, because you cannot have no, you cannot spend time and do the basics of it now. Then you're not fit for this exam right now. तो ये तो हमें मैनेज करना ही पड़ेगा किसी तरह वीकेंड्स पे और थोड़ा रात को स्ट्रेच करके. Now what about finance and company law? So if I talk about finance, this is also very scoring. In fact, I would say these are the 4 most scoring sections: management, costing, finance and company law in your exam if we go by the previous trends, because they're relatively easy. तो अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 यूनिट्स इन योर एंटायर सिलेबस आर फाइनेंशियल सिस्टम, वेयर वी स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ आरबीआई. ठीक है, हम आरबीआई के फंक्शंस डिस्कस करेंगे. एंड वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स, वेयर वी स्टडी अबाउट फॉरेक्स, मनी मार्केट, डेट मार्केट, बॉन्ड्स, कैपिटल मार्केट्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा. इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, जैसे कि रेपो, रिवर्स रेपो, टी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, उनके जो गाइडलाइंस हैं वो हमें अच्छे से समझने हैं. तो फाइनेंशियल मार्केट वाला यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. जो हमारा थर्ड यूनिट है, इफ आई कम टू माय थर्ड यूनिट, तो यहां पे यूनिट बी सी डी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें कुछ आता नहीं है. यू कैन जस्ट गिव अ रीडिंग आफ्टर फेज 1 टिल फेज 1, यू डीड नॉट इवन टच देम. फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, स्वैप, और इसके साथ ऑप्शंस भी कर लेना बेसिक लेवल पे, दो इट इज नॉट इन योर सिलेबस. टाइम कम है तो फिर छोड़ देना ऑप्शंस को. ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में इस यूनिट में से, पिछली बार भी आए थे. सो बेसिक ही आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, एक बार देख लेना. बाकी ये यूनिट में से भी काफी वन लाइनर्स, इजी क्वेश्चन आते हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें आपका ये आपको जीएसटी पढ़ना रहेगा, फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, FRBM. बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत डेप्थ में नहीं आते हैं. सो प्लीज डोंट थिंक अबाउट लीविंग इट. आई थिंक इवन इफ यू स्पेंड से 2 hours ऑन रीडिंग फाइनेंस कमीशन, 2 hours ऑन रीडिंग FRBM एंड 2 hours ऑन रीडिंग GST, आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा. इन्फ्लेशन तो करना ही है, दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक. ठीक है, और न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको एक ऑप्शंस बताया है, और यहाँ पे एक बॉन्ड्स चैप्टर है, यहां से भी बेसिक न्यूमेरिकल आ सकता है. प्रोबेबिलिटी कम है, बट ऑप्शंस फॉरवर्ड्स फ्यूचर्स में से आने की
ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज अबाउट फाइनेंस, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द कंपनीज एक्ट, लिमिटेड सेट ऑफ चैप्टर्स हैं। कंपनीज एक्ट में आपको चैप्टर 2, 4, 8, 10, 11, 12 एंड 27 करना है। Chapter 3, 4 are basically related to prospect and allotment of shares and share capital and debenture. These are bit technical chapters because here a lot of terms in the capital markets would be discussed. तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं. I would say do not start with these chapters, rather start with this chapter, declaration and payment of dividend, which is easy and very small. And then audit and auditors. This is also easy, I would say. There are a lot of facts, but you can understand it. Then chapter 11 is very big chapter. I have divided them into two sections. Section 149 to 60, which is about appointment of auditors. 161 to 172, again, which is about appointment of auditors. तो ये बड़ा चैप्टर है, आप इसको थोड़ा ब्रेक्स लेके कर सकते हैं so that you don't get overwhelmed. ये भी हो जाएगा आपका, इजी है. देन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ऑल्सो बिग चैप्टर बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 173 एंड गोज टिल 195. तो आप इसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. आप डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एंड एनसीएलटी एनक्लाड इज सुपर इजी. तो ये हमारा ओवरऑल कंपनी लॉ का ढांचा है. ये वाले चैप्टर आप बाद में कीजिएगा, बाकी चैप्टर्स पहले कीजिएगा. एंड व्हेन यू डू कंपनी लॉ, रिमेंबर वन थिंग, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आएंगे. कहीं पे नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं, डेज दिए गए हैं, या फिर कोई पेनल्टी अमाउंट्स दी गई हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, एज एन डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. हाउ मेनी मेंबर्स अ प्राइवेट कंपनी हैव, व्हाट काइंड ऑफ ऑडिटर अ प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव. तो मतलब डेफिनेशंस में लिखा जाता है. जैसे रिलेटिव, रेगुलेशन बोलेगी कि आप अपने रिलेटिव को कुछ गिफ्ट नहीं कर सकते हैं या कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं थ्रू अ कंपनी. बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव? क्या मेरी चाचा का लड़का मेरा रिलेटिव है? दैट डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव इज डिफाइंड इन कंपनी लॉ. तो ऐसे हर चीज की डेफिनेशन है टेक्निकल टर्म्स में, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज दैट आर ऑल्सो आस्क्ड इन योर एग्जाम. बाकी सेक्शन नंबर्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट ओनली द इंपॉर्टेंट वंस, जहां पे कुछ बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं या कोई बड़ी चीज दी गई है किसी भी एंटिटी को, जो जिसके लिए उसको पावर है वो करने की, वो सेक्शन नंबर्स जनरली पूछे जाते हैं. और किस एंटिटी को किस टाइप की पावर है, जैसे कि ऑडिटर को कौन रिमूव कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं. जैसे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का अप्रूवल कौन दे सकता है? सेबी दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, या स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू शेयर होल्डर्स दे सकते हैं. तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आएंगे. एंड यू माइट फील व्हेन यू रीड इट कि अच्छा, ऑडिटर कैन बी रिमूव बाय शेयर होल्डर्स, इट्स इजी. बट व्हेन यू रीड समथिंग एल्स कि इसका अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे, इसका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, सो एट द एंड ऑफ द डे देयर वुड बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड कि किसका अप्रूवल कौन दे रहा है. एंड इट बिकम्स कंफ्यूजिंग इन द एग्जाम व्हेन यू सी ऑल दीज ऑप्शंस व्हिच यू हैव रेड नो वन वे और द अदर इन सम सिनेरियो. तो इसको बहुत अच्छे से करना, लिख लेना, डिस्टिंग्विश कर लेना कि कैसे कैसे करना है. ठीक है. सो नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड ब्लॉक हियर, 12th जुलाई टू 17th ऑफ जुलाई. जीए 3 मंथ्स का हमें करना रहेगा प्राइमरीली, बट अगर आप 4 का कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा. इकोनॉमिक्स में बताऊंगा सिलेक्टेड रहेगी, और कुछ हम मॉक टेस्ट भी देंगे इस फेज में. वी विल नॉट लीव इट टिल द एंड. इफ आई स्टार्ट विद द जीए सेक्शन, तो यहां पे एक तो आपको नॉर्मल न्यूज करनी है. नॉर्मल न्यूज में क्या क्या आता है, ध्यान से सुनो. जैसे कि स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स होगी, ऑब्चुरीज होगी, डिफेंस रिलेटेड न्यूज होगी, एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज होगी, अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, एमओयूज हो गए हैं, अलायंसेज हो गए हैं जो गवर्नमेंट साइन करती है ना, पार्टनरशिप्स एंड ऑल. तो ये सारी चीजें विच कम्स अंडर योर नॉर्मल जीए, इलेक्शंस रिलेटेड न्यूज आ गई, ये सारी आपको करनी पड़ेगी, विच आई कॉल्ड नॉर्मल जीए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ टेंडेंसी इन दिस एग्जाम विच आई हैव सीन दैट दे आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस अंडर जीए सेक्शन रिलेटेड टू रेगुलेशंस, recent regulations that have been made by the regulatory bodies, not only SEBI. SEBI तो आएगा यहाँ पे, SEBI के अलावा RBI, IRDAI, PFRDA, तो जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं इनके, इवन नबार्ड, तो इनकी अपने डोमेन से रिलेटेड जो भी कोई मेजर रेगुलेशन आई है, सेबी की कोई म्यूचुअल फंड में आई है, आरबीआई की बैंक्स के लिए आई है, आईआरडीआई की कोई इंश्योरेंस के लिए आई है, उन रेगुलेशंस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो जीए सेक्शन में आई थिंक इतना ही कीजिए. और ये आप नॉर्मल जीए 4 मंथ्स का कर लीजिए, टाइम कम है तो 3 मंथ्स का.
ठीक है, अगर आपका क्वांट रीजनिंग वीक है, दिस इज द सेक्शन यू कैन नॉट इग्नोर, दिस विल सेव योर लाइफ देयर। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के लिए हमारे यहाँ पे इस ब्लॉक में ज्यादा टाइम नहीं है, वी जस्ट हैव 6 days, राइट। और 6 days में मुझे जीए भी करनी है, इकोनॉमिक्स भी करनी है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू द एंटायर सेट ऑफ इकोनॉमिक्स हियर। आई वुड से द फर्स्ट प्रायोरिटी यू शुड बी गिविंग टू डिमांड एंड सप्लाई, then balance of payments, foreign exchange markets, inflation, monetary and fiscal policy and non-banking financial institutions. ये वाला पार्ट इकोनॉमिक्स का आसान है। The other part related to market structures, national income, classical and Keynesian approach, determination of output and employment, consumption function, investment function, multiplier and accelerator, demand and supply of money, ISLM, ये टफ पार्ट है यहां से लेके यहां तक। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो इजी, जो ये है इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व एंड बिजनेस साइकिल्स। सो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व, बिजनेस साइकिल्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन जो कि रिपीट है यहाँ पे, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहां से आपको अगर 8 क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन इस पार्ट में से आएंगे, सो यू कैन बी सेफ एटलीस्ट फॉर फेज 1। बट this other part, if you don't have time before phase 1, which is about market structures and now Keynesian approach, consumption function, investment function, जो ये वाला part है यहां से लेकर यहां तक, this you can plan to do after phase 1. It would be risky, but if we are really now having very less time at our disposal, then we don't have options, we have to plan and take some risk. That is all I can say. बाकी mock test इस फेज में आई एम जस्ट आस्किंग यू टू गिव मॉक टेस्ट सो दैट आपको अपनी बेसिक डेफिशिएंसीज पता लग जाए। और जर्नली मैंने देखा है मॉक टेस्ट में सबसे पहली चीज आपको जो एनालाइज करनी है, सिली मिस्टेक्स। गाइज वी विल नेवर हैव 100% नॉलेज, लेकिन जो 80% नॉलेज है यार उससे तो गलतियां मत करो ना। क्वेश्चन में हमने नॉट लिखा था, नॉट नहीं पढ़ा है। समटाइम्स वी टिक द आंसर जस्ट आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट ऑप्शन, वी डू नॉट रीड द एंटायर सेट ऑफ ऑप्शंस। ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है एक्साइटमेंट में आकर, जस्ट रीड द फुल क्वेश्चन, रीड ऑल द ऑप्शंस एंड देन बी श्योर दैट दिस इज द आंसर। सो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। दूसरा, ऑल्सो एनालाइज दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर व्हिच यू कुड हैव डन बट यू हैव फॉरगॉटन द कॉन्सेप्ट और द फैक्ट। तो इस चीज को एनालाइज करो, क्योंकि ये चीज भी आप पढ़ चुके हो बट अब आप भूल गए हो, तो वो भी एक सही बात नहीं है। बिकॉज I feel that doing silly mistakes and not able to answer because you have just lost the thing in your memory is something that आपने एक चीज कर ली है फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, there is nothing bad that can happen to us। पढ़कर भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही है। और तीसरी लास्ट टाइप ऑफ मिस्टेक तो वही है कि आपका जो सिलेक्शन है वो सही है। कई बार होता है कि हमने पेपर में 4 क्वेश्चन पढ़े ही नहीं और बाद में देखा कि यार वो तो बहुत ईजी थे। तो इन 3 चीजों पे जरूर देखना और इस पे काम करना। Obviously there would be some questions which you don't know at all, कुछ नहीं कर सकते। There would be some questions where you have read the concept but you don't have conceptual understanding because options are confusing। ठीक है, ऐसे questions आएंगे। I mean we cannot say कि सारे questions ही आसान आएंगे। तो वो एक scenarios हैं जहाँ पे we cannot do anything about that, but these are the things which I would say in our hands and we should be able to control it। तो पहले 2 mock test में इन चीजों को analyze कर लेना। Make it a plan that I would note these points now which I would be tracking in the further mock test। Then 17 June to 26 July रिवीजन। और रिवीजन का बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यूज गाइस। मतलब इस तरह के पेपर में व्हेन देयर इज वास्ट सिलेबस, लॉट ऑफ फैक्ट्स, यू शुड बी डूइंग एटलीस्ट 150 एमसीक्यूज ड्यूरिंग दिस लास्ट 10 डे। मतलब इतना तो बनता है। और बाकी के 8 मॉक टेस्ट तो रिवीजन होनी चाहिए, बट उसके लिए आई थिंक यू कैनॉट नाउ रिवाइज एंटायरली everything that is being given to you। The best thing you can do is that revise through your notes if you have made them through some quick points, or either revise through mock tests and MCQs। जहां पे गलती हो रही है, go back to your notes और videos जहां से भी आपने पढ़ा है, your books, और वहां से आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़िए। तो ये बहुत जरूरी है रिवीजन पार्ट। ये जो 40 डेज हम पढ़ेंगे या 35 डेज पढ़ेंगे, ये हमारी जो एफर्ट है ये जीरो हो सकती है अगर हम इस पार्ट में जाके मेहनत नहीं करेंगे। Just cover 70, not 100, or maybe 65% of your syllabus, not 100, but revise it। That's very, very important। I'm telling you again and again।
और कुछ पार्ट्स हम अकाउंट का करेंगे यहाँ पे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, बट कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है नहीं, बट दे आर वेरी मच बेसिक्स ऑफ अकाउंट, और उसमें से यू गेट क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। जैसे कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, वेयर वी स्टडी डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कैश एक्रूवल, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दो इट इज नॉट इन योर सिलेबस। जर्नल लेजर के बारे में पढ़ते हैं हम रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। ये एनसीईआरटी में ही इस नाम से आपको चैप्टर मिल जाएंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ट्रायल बैलेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप छोड़ सकते हैं एक आधा क्वेश्चन, लेकिन ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस में एरर्स, ट्रायल बैलेंस के एरर्स होते हैं, ये आप कर लीजिए। सो एटलीस्ट ये एक नंबर जो प्रायोरिटी है इसको कर लीजिए। ये बिल्कुल मत सोचेगा कि ये तो सर सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं। इफ यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स स्पेशली ऑफ फेज 1, ईच ईयर देयर हैव बीन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट व्हिच इज नॉट योर सिलेबस, बट इसके बिना अकाउंटिंग चालू ही नहीं हो सकती। और उसके बाद अगर और टाइम मिलता है till your phase 1, you can just latch on to these topics: income statement and balance sheet, cash flow ratio analysis, final company accounts, financial statement analysis and fund flow statement, and accounting as financial information system. So accounting as financial information system is your this unit. Then your income statement and balance sheet is basically financial statement analysis, ratio analysis and cash flow is basically this part. Then final company accounts is basically this part I'm asking you to do. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई। ये वाला मैं बेसिकली आपको ए और सी यूनिट करने के लिए कह रहा हूं, एंड बिफोर दैट जस्ट कवर दिस पार्ट विच इज नॉट इवन इन योर सिलेबस। अगर आप ये दो कर गए तो शायद आप 30-40% क्वेश्चन वहां पे आंसर कर लो अकाउंट्स के। बाकी और भी पार्ट है, जैसा कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, बोनस एंड राइट शेयर्स, स्टॉक ऑप्शंस एंड बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, बी और ई, ये भी रिलेटेड है सारा। इसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कैन बी टफ, देयर आर लॉट ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स दैट यू वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टडी, बट वंस यू डू दी शेयर कैपिटल वाला थिंग, उसके बाद बोनस, राइट्स इशू, ESOPs आप छोड़ सकते हैं गाइस, ये छोड़ देना। आई सी वेरी लेस ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ESOPs इन द पास्ट 2-3 पेपर्स। बोनस शेयर, राइट्स इशू एंड बायबैक, ये कर लीजिएगा। देयर लॉट ऑफ रेगुलेशंस बाय सेबी एंड बाय कंपनीज एक्ट रिलेटेड टू बोनस शेयर्स, राइट्स इश्यूज एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। प्लीज डू दोज रेगुलेशंस, वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। एंड द फोर्थ प्रायोरिटी, ऑब्वियसली आई एम नॉट asking you to do this before phase 1, you can do this after phase 1 also if you have less time, but पहले दो चीजें करके ये दोनों, then you move on to this third one and then on to this fourth priority which is basically your accounting standards. Now accounting standards can be challenging, ठीक है। तो इसमें inventory, foreign transactions और property plant and equipment, I would say these are the three most important, but we have seen questions even from revenue recognition and investment in the past. तो छोड़ कुछ नहीं सकते हैं, but if you have to take your priorities, I would say जो यहाँ पे important हैं, इन्वेंट्री, फॉरेन ट्रांजेक्शन्स एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उनको पहली प्रायोरिटी पे कीजिएगा। इनमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, उनको समझिएगा, बिकॉज क्वेश्चंस इसमें से सारे कॉन्सेप्चुअल आएंगे आपके एग्जाम में। सो दिस इज द होल वे यू कैन प्रिपेयर फॉर योर अकाउंटिंग, बट यू नीड टू जस्ट बैलेंस इट आउट, what you need to do before phase 1 and what you need to do after phase 1. बाकी after phase 1 हम रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे जो भी हमारे इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के बच जाएंगे। वी स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास 30+ डेज हैं, तो आई थिंक फर्स्ट 10 days वी कैन जस्ट कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हमें इमीडिएटली वी वुड हैव टू स्टार्ट आफ्टर फेज 1 बिकॉज वी कैन नॉट बी कॉम्प्लिसेट हेयर। यहाँ पे ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पेपर 2, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल who actually do good in paper 2 are not able to get selected because they get very less marks in descriptive English. इंटरव्यू इतना खतरा नहीं है जितना डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। और ये फेज 1 के बाद मतलब अगेन योर टारगेट शुड बी टू डू 150+ MCQs डेली, ताकि हम 4000-5000 MCQs कर लें between phase 1 and phase 2. And most of the time I've seen that there are some standard MCQs coming in your paper, जो standard book से उठाए जाते हैं. So if you do lot of MCQs, there is a chance कि एग्जाम में कुछ MCQs आपको बहुत जल्दी आपके हो जाएं, because they would be based on some standard concepts, standard language that you would have seen in some other set of MCQs in some other books. तो जितने ज्यादा MCQs करेंगे उतना बेटर चांस बनेगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। आप कोई भी सेबी का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल कॉपी किए गए हैं स्टैंडर्ड बुक से।
So this is about the strategy, ठीक है, and this is about our complete guide to SEBI Grade A Manager. अगर आप सेबी के लिए नए हैं, अभी आप सेबी के बारे में शुरू ही कर रहे हैं तैयारी और आपको ज्यादा नहीं पता है, दिस इज द गाइड बुक विच कैन हेल्प यू आउट. दिस गाइड बुक contains information not only about SEBI as an organization, such as promotions, hierarchies, department, salary and all, but for your exam preparation you will get the previous year papers जो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे with solutions. You will get the detailed book list जहां से आप self preparation भी कर सकते हैं, which has been made after a lot of research. And you will also get the detailed syllabus which has been decoded through previous year papers. कई बार ऑफिशियल सिलेबस में भी वो टॉपिक्स नहीं होते, the ones which we would be giving you, mentioning you here in this book list. और आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. Doesn't take much of your time. Just download this by going to the description of this video. Click लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए. हार्डली टेक्स 5 minutes and this is pretty colorful and good quality content which you will enjoy. Baki, I would also like to tell you about our blogs. So if you go to blogs here under our website free material, you click on SEBI Grade A. So there are a lot of blogs here which we have written, articles on strategy of various candidates who have cracked SEBI from various different backgrounds like finance, commerce, engineering, BSc and all that. Not BSc, I mean post graduation in physics and chemistry, all that. You will get articles on salary, pattern, resources. A lot of information is here which I am sure you would enjoy once you start reading it, and it will solve a lot of your problems which you might not be aware of or you might be aware of. So thank you. Have a nice day. Bye bye. Have a nice day.